तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, आपके और हमारे यूट्यूब चैनल इंटेंस क्लासेस के अंदर। तो अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एक्चुअली हमने जो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक के आपने आई थिंक खूब सो नोट्स बना लिए होंगे। अब नोट्स बनाने के साथ साथ अब इनके क्वेश्चंस करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, इस वीडियो के साथ आपने जो नोट्स बनाए हैं उनकी कॉपी अलग रखनी है, और साथ ही साथ ये जो नोट्स क्वेश्चन जब आप करेंगे इनकी कॉपी एक अलग से सेपरेट बनानी है। आप लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद, लिखने के बाद, नोट करने के बाद आप उसे पॉज करेंगे, और पॉज करने के बाद आप उसे खुद सॉल्व करेंगे, और सॉल्व ना हो उसके बाद तुरंत वीडियो को देखेंगे, और वीडियो देखने के बाद आप उसे समझ के फिर दोबारा से ट्राई करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट से है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इफ अ 20 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू अ पॉइंट इन अ सर्किट इन 1 सेकंड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी कि क्या बोलना चाह रहा है कि एक अगर 20 कूलम चार्ज किसी पॉइंट के थ्रू पास होता है किसी सर्किट के अंदर, यानी 1 सेकंड के अंदर अगर किसी 20 कूलम चार्ज पास आउट होता है, तो अमाउंट ऑफ करंट आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है, अमाउंट ऑफ करंट। तो जैसे कि हमें पता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बोर्ड्स के पेपर देने हैं। ठीक है, अगर हमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता तो यहाँ पर हम ये नहीं करते, बट बोर्ड के एग्जाम के लिए हम क्या करेंगे, बकायदा सारी चीजें फॉर्मली लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, और गिवन के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, चार्ज। हम चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे तो आप चार्ज पूरा लिख सकते हैं, और चाहे तो आप उसका सिंबल भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज कितना देख रखा है हमें, 20 कूलम देख रखा है, तो 20 कूलम हमारा ये चार्ज होगा। दूसरा हमें क्या देख रखा है, टाइम देख रखा है 1 सेकंड, यानी कि टाइम देख रखा है हमें। ठीक है, क्या देख रखा है हमें, 1 सेकंड टाइम देख रखा है। अब हमसे पूछ के रहा है द अमाउंट ऑफ अ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, वो करंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है। ठीक है, तो अब याद हो तो हमें एक फॉर्मूला होता है जिसका I इक्वल्स टू Q बाई टी। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, I इक्वल्स टू Q बाई टी। तो यहाँ पर Q क्या है, Q हमारा चार्ज है, तो दैट इज 20 कूलम, और टाइम कितना है 1 सेकंड, यानी कि 1, यानी कि कितना हो गया, 20 एम्पियर चार्ज हो गया। I इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 20 एम्पियर चार्ज हो गया। यानी कि आपका एक वायर में, समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक वायर में किसी एक पार्ट के थ्रू कितना चार्ज जाएगा, कितना चार्ज जाएगा 1 सेकंड के अंदर, यानी 1 सेकंड के अंदर टोटल कितना चार्ज जाएगा, कितना करंट जाएगा, 20 एम्पियर करंट जाएगा। सर आपने बॉक्स में क्यों बंद किया, क्योंकि आपको भी यही करना है। 20 एम्पियर आप जो भी आंसर निकालोगे उसको आप सेपरेटली बॉक्स में बंद करोगे, जिसका मतलब ये समझ में आएगा कि पर्टिकुलर जो आंसर निकला है यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, एकदम परफेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब आप इसको नोट करेंगे, इसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, और याद रखिएगा वही करना है, पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद पॉज करने के बाद खुद से ट्राई करेंगे, नहीं होता है देन वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो नोट करिए। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स, यानी कि एक करंट कंडक्टर में से 10 एम्पियर का करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, कितने मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, इसने ये तो गिवन दे दिया, तो पहले गिवन लिख लें। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास, पहला क्या है, कोई कंडक्टर है जिसमें कितना करंट जा रहा है, करंट जा रहा है सर 10 एम्पियर। ठीक है, और कितनी देर के लिए जा रहा है, टाइम जा रहा है 2 मिनट। ठीक है, अब याद रखेंगे टाइम हमें सेकंड में लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि हमने याद करके कूलम पर सेकंड यूनिट लिखी थी, तो यहाँ पर मिनट में नहीं आएगा, सेकंड में आएगा। तो इस टाइम को पहले मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ कि इसमें सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, यानी 2 मिनट में होगा 120 सेकंड। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो अब पहला वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या कहना चाह रहा है। पहले वाले क्वेश्चन के लिए बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अ चार्ज, चार्ज का अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से हमें देखना है। मतलब समझाता हूँ कैसे, ये समझ नहीं आया। एक्चुअल में सपोज करिए ये वायर है, क्या है ये वायर है, इस एरिया से हमें क्या करना है, इस करंट को पास आउट कराना है। ठीक है, तो इस एरिया में से कितना चार्ज गया फ्लो करके, कितना चार्ज गया फ्लो करके। तो याद करो हमने करंट के लिए क्या लिखा था, इट इज द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर I इक्वल्स टू Q बाई टी का ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, चार्ज फाइंड आउट करना है। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल्स टू आई टी। ठीक है, करंट कितना था हमारा 10 एम्पियर, और टाइम कितना था 120 सेकंड, कितना हो गया ये 1200 कूलम। ठीक है, क्या हो गया हमारे 1200 कूलम। क्यों,
क्योंकि कूलम क्यों लगाया सर, क्योंकि ये क्या था, चार्ज था। क्या था, चार्ज। ये समझ में आया कि Q इज इक्वल टू 1200 कूलम कैसे आया। ठीक है, अब आगे बी वाले क्लियर करते हैं। पहले आप वीडियो पॉज करें, उसके बाद सॉल्व करके देखें। स्टार्ट करते हैं। तो एक चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, आपको देख रखा है 1.6 × 10⁻⁹ तो गिवन लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या देख रखा है हमें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसको लिखेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना देख रखा है हमें, दैट इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम देके रखा है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन याद करिए, हमने एक वो पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग क्या था, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू ±NE था, याद हो तो। ठीक है, तो हमें कितना चार्ज देख रखा है, इस एरिया में से, पर यूनिट एरिया में से 1200 कूलम चार्ज देख रखा है, और इस 1200 कूलम में हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो n की वैल्यू तो n रहेगी, ठीक है, क्योंकि हमें निकालनी है, और इलेक्ट्रॉन हमें देख रखा है 1.6 × 10⁻⁹ देख रखा है। तो n को इधर लेके जाएंगे और 1200 के नीचे आ जाएगा हमारा क्या, 1.6 × 10⁻⁹ ठीक है। इसको आगे अगर फर्दर मैं करना चाहूँ तो 1200 × 10⁻⁹, क्योंकि ऊपर चला जाएगा अपॉन 1.6, सही बात है। इससे यहाँ से कैंसिल आउट किया, 10 ऊपर बढ़ाया, ठीक है, 2 6 से 12, 600, 2 8 से 16। अगर मैं इसको पूरा काटना चाहूँ तो कितने से कटेगा, 2 से 300 टाइम्स 4, इससे कैंसिल आउट, तो 6 4 से 20, 4 से 28, सॉरी हाँ 4 7 से 28 और 2 4 5 से 20, यानी कि 7.5 × 10⁻21, 19 और 10 एक 20 और एक 21, तो 7.5 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स आपके आ जाएंगे। तो इसको भी हम क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू इतना, इसको भी बॉक्स में हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, कितना आया, 7.5 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स आए। ये पॉजिटिव में होंगे क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया क्या हुआ, यहाँ पर हमें क्या बोल के रखा था कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है Q इज इक्वल टू NE। यहाँ पे Q चार्ज रखा हमने, N जो है हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखे, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व आउट करके निकाला 7.5 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे और फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिकल सोर्स है जो कि चार्ज कितना दे रहा है, 500 कूलम दे रहा है, और अगर उसमें से हमने करंट एक डिवाइस है जो कि क्या कर रहा है, 25 मिली एम्पियर करंट को ड्रॉ कर रहा है, मतलब वापस ले रहा है। ठीक है, तो कितना समय लगेगा इलेक्ट्रिकल सोर्स में से पूरा डिस्चार्ज करने में। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिकल सोर्स है जिसके अंदर कितना चार्ज है, 500 कूलम चार्ज है, और अगर कोई एक मशीन है जो कि क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट को वहां से वो कर रही है, ड्रॉ कर रही है, वापस ले रही है, कितने स्पीड से ले रही है, 25 मिली एम्पियर के अकॉर्डिंग ले रही है। तो कितना समय लगेगा इस पूरे को डिस्चार्ज करने में। ठीक है, चलो देखते हैं, फिर से रखेंगे गिवन। आप लोग पहले पॉज करें, उसके बाद सॉल्व करें। 1 2 3 स्टार्ट करते हैं। चलिए, गिवन आपको क्या देख रखा है, चार्ज देख रखा है। चार्ज कितना है, 500 कूलम, 500 कूलम। इसके अलावा करंट आपको देख रखा है, करंट कितना है, 25 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर। याद रखेंगे 25 मिली एम्पियर है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 25 × 10⁻³ एम्पियर। क्यों लिख लेंगे 10⁻³ एम्पियर, क्योंकि यहाँ पर भी याद करिए हमने जितने भी फॉर्मूले निकाले वो एम्पियर के अकॉर्डिंग निकाले, ना कि मिली एम्पियर के अकॉर्डिंग निकाले। ठीक है, और तीसरा हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, टाइम पूछ रहा है। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, I = Q/T का, क्योंकि अभी तक हम इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे T हमें निकालना है, तो T = क्या हो जाएगा, Q/I हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज कितना देख रहा है, 500, और करंट कितना देख रहा है, 25 × 10⁻³ इसको ऊपर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, 500 × 10⁴/25, इससे कैंसल आउट 2 टाइम्स, तो दैट इज 2 × 10⁵ सेकेंड। कितना हो गया, 2 × 10⁵ सेकेंड हो गया। ये T हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, मुझे पक्का भरोसा है आपके ऊपर। अब इस क्वेश्चन को हटाने के बाद अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको नोट करें, उसके बाद चलते हैं। तो चलते हैं आज के दिन की चौथे क्वेश्चन पर, और आई होप आप अच्छे से कर रहे होंगे इन सभी क्वेश्चंस को। दोबारा से बोल देता हूँ कि मैं क्या करना है। आपको अपनी एक कॉपी लेनी है जिसमें आपने नोट्स बनाए थे पहले वाले चैप्टर्स के, उन चैप्टर्स के नोट्स के साथ साथ आपको ये क्वेश्चंस करना है। आपको करना क्या है,
पहले क्वेश्चन देखना है, वीडियो पॉज करनी है, उसके बाद फिर क्या पूछ रहे क्या नहीं पूछ रहे वो लिखना है, और क्या आपको जानने की कोशिश है वो फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला देखना है, पुट करके आंसर निकालने की कोशिश करनी है। अगर नहीं आता तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आ जाता है तो फिर आपको आंसर देख के स्किप कर देंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन अपना, और जो कि है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पर, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये था चार्ज ऑफ 20 कूलम, अगर कोई चार्ज है 20 कूलम का इज ब्राउट टू अ पॉइंट, ठीक है, किसी पॉइंट पर लाया जाता है, और अगर उस चार्ज को लाने में 20 जूल ऑफ वर्क डन करना पड़े, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा और उसका करंट कितना होगा 10 सेकेंड, ठीक है। तो जैसे कि हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, और गिवन में हमें क्या क्या देख रखा है, इस बार चार्ज देख रखा है जो कि कितना है 20 कूलम चार्ज, सही बात है। इसके बाद हमारा क्या वर्क डन देख रखा है हमें, तो वर्क डन कितना है 20 जूल है सर, सही बात है एकदम। इसके अलावा हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, इस बार हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक है पोटेंशियल डिफरेंस और एक है हमारा करंट, ठीक है। तो आई होप आप लोग करें, इसको पॉज करें 3 सेकंड के लिए, 1 2 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि अगर मैं करंट निकालने के लिए पहले स्टार्ट करता हूं तो मेरे को Q/T चाहिए, यानी कि I का फॉर्मूला क्या होता है, ये सिर्फ याद रखने के लिए, I का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T होता है। टाइम हमारे पास है नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q होता है सर, सही बात है, एकदम सही बात है। तो पहले पोटेंशियल निकालेंगे, तो B = W/Q हो जाएगा। वर्क डन कितना देके रखा है, 20 जूल देके रखा है, और चार्ज कितना देके रखा है 20 कूलम देके रखा है। तो कितना आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, 1 आ गया। तो हमारे पास कितना वोल्ट है, 1 वोल्ट है। कितना है, 1 वोल्ट है, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है कि चार्ज निकालना है, चार्ज कितने निकालना है, टी टाइम में निकालना है, ठीक है ना। ये टी वी याद रखिएगा, 10 सेकंड के अंदर में क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो I = Q/T से हम यहाँ पे करेंगे, I = Q/T से हम यहाँ करेंगे। तो Q कितना है हमारे पास, Q है हमारे पास 20 कूलम, ठीक है, कितना है 20 कूलम, और टाइम कितना देकर रखा है हमें, 10 सेकंड देकर रखा है। कितना हो गया, 2 हो गया, कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 2 हो गया। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर आ गई। कितनी आ गई, 2 एम्पियर आ गई। समझ में आया कि चार्ज समझ में आ गया मुझे, क्योंकि हमने क्या देख रखा था, चार्ज देख रखा था, वर्क डन देख रखा था, पोटेंशियल पूछ रहा था, करंट पूछ रहा था, टाइम 30 सेकंड में, 10 सेकंड के अंदर। तो मैंने पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाया और मैंने करंट का फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अभी हम चलते चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप करते जाइए, ठीक है। चलिए आप इसको नोट करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन दिख रखे हैं हमें। सबसे पहले, इफ हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू योर बॉडी देन व्हाट विल हैपन, यानी कि क्या पूछ रहा है हमसे, अगर कोई हाई वोल्टेज हमारी बॉडी पर लगा दिया जाता है, या हम किसी हाई वोल्टेज हाई टेंशन वायर से लग जाते हैं, टच हो जाते हैं, तो क्या होता है हमारे। तो ठीक है, इसको समझने के लिए लिखते हैं, समझते हैं। देखिए होता क्या है, जब कभी भी आपकी बॉडी किसी हाई वोल्टेज टेंशन वायर से चिपक जाती है, लग जाती है, तो आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज कर जाते हैं। इवन डैमेज के साथ साथ वो जल जाते हैं बहुत बुरी तरह से, ठीक है। और उनका रिपेयरिंग जो होता है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी होता है। तो इस केस में क्या मानना है, सेल जो है डेड हो गया, खत्म हो गया, तो रिपेयरिंग भी पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में हाईली बर्न कंडीशन बोली जाती है, वो जो कि किसी भी स्टीम या वेपर वगैरह के मुकाबले भी तेज है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल अगर मैं समझाना चाहूँ तो आई मूवी में आपने देखा होगा, जब जो आई मूवी का जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन हीरो है, वो मेन हीरो क्या करता है, अपना बदला लेने के लिए किसी एक व्यक्ति को क्या कर देता है, ट्रेन की छत के ऊपर हाई टेंशन वायर से चिपकवा देता है। तो आपने देखा होगा उस व्यक्ति की जो कंडीशन होती है वो पूरी तरह से बर्न आउट हो चुका होता है, ठीक है। और इवन एक रिसेंट में खबर आई है, कल की ही खबर है, मुहर्रम मनाते टाइम पर कुछ लोग ताजिया को लेकर के जाते हैं, ठीक है। मुसलमान जो लोग होते हैं वो ताजिया को लेकर के जाते हैं, तो वो जो ताजिया है वो हाई टेंशन वायर से क्या हो गया, टच हो गया, जिसकी वजह से वहां पर ऑन स्पॉट 2 लोगों की डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या देखने के लिए मिला, मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि हाई टेंशन वायर थी, वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई थे, तो हाई टेंशन वायर की वजह से उनकी पूरी बॉडी झुलस गई थी, और इवन उसमें बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे, ठीक है। तो हाई टेंशन वायर के साथ तभी मना किया जाता है, कभी भी अपने घरों में जो भी हाई टेंशन वायर होती है उनको कभी भी नहीं टच करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा सेफ्टी कंसर्न देखे जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो उसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में लिखेंगे, अगर हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है हमारी बॉडी पर तो क्या होगा, इफ देन इसका आंसर लिखेंगे, इफ हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू योर बॉडी देन, मैं यहां से देन से स्टार्ट कर रहा हूं, देन बॉडी सेल्स विल डैमेज और डेड, क्या हो जाएंगे, वो डैमेज हो जाएंगे, इवन डेड भी हो सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जल चुके होंगे। ठीक है, तो इसके लिए इतने ही रखते हैं। और दूसरा वाला बी वाला जो क्वेश्चन है उसको पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय 12 वोल्ट पावर सप्लाई टू ईच कूलम ऑफ चार्ज विच मूव्स अराउंड द सर्किट। यानी कि कोई सर्किट, ठीक है, उस सर्किट में 12 वोल्ट की पावर सप्लाई मिल रही है हमें। ठीक है, तो उसमें एक कूलम चार्ज को घुमाना है। मतलब समझिए कि क्या है कि मेरे पास कोई एक सर्किट है, इस सर्किट में मैं एक इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा हूँ या चार्ज को घुमा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके मैं यहाँ पे चार्ज को घुमा रहा हूँ। तो इस चार्ज को घुमाने में और इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को कितना वो मिल रहा है, पोटेंशियल मिल रहा है, 12 वोल्ट का पोटेंशियल मिल रहा है। तो अब एक बात बताइए, पूछना चाह रहे हैं कि कितनी एनर्जी लगेगी, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो देखो, जितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो इसको काम करने में लग रही है कि नहीं लग रही है। यानी कि टोटल एनर्जी ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगी वो, वर्क डन के बराबर हो जाएगी। और वर्क डन अगर मेरे को याद है तो पोटेंशियल के लिए जो फॉर्मूला निकलता है वो क्या निकलता था, वर्क डन बाय चार्ज। सही बात है, तो यहाँ से वर्क डन में अगर निकल लेता हूं तो क्या निकलेगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज। पोटेंशियल कितना देकर रखा है, गिवन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन क्या है हमारे पास, पोटेंशियल कितना देकर रखा है 12, तो पोटेंशियल हो गया ये। और चार्ज कितना है, एक कूलम चार्ज बोल रहा है, क्या ईच कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि एक कूलम चार्ज मान लो कितना हो गया, 12 जूल हो गया। क्या हो गया, 12 जूल हो गया। समझ में आया। तो गिवन लिखेंगे आप पहले, उसके बाद फिर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, हमें वर्क डन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, वर्क डन हमसे पूछ रहा है, पोटेंशियल हमको देकर रखा है 12 वोल्ट। इसके अलावा चार्ज कितना देकर रखा है, 1 कूलम। ईच कूलम के लिए मतलब 1 कूलम है, यहाँ पर 1 कूलम लेंगे तो 12 इंटू 1 12 जूल हो गए। ठीक है, समझ में आया कि क्या होगा हमारी बॉडी के साथ और कितना वो आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करेंगे और इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हम चलते हैं आज के हीरो टॉपिक की तरफ, क्योंकि अब मैंने इसको हीरो टॉपिक क्यों बोला है, हीरो टॉपिक इस वजह से क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं और इवन ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, सही बोला है शायद से, आए हो, पर्सपेक्टिव से क्या होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। और इस टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो उनमें से पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वही से वही करेंगे, स्टार्ट करेंगे, पॉज करेंगे, समझेंगे, करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमें बॉडी का देख रखा है कितना, 10,000 ओम। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। देखो डायरेक्ट मतलब मैं बता देता हूँ, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी इज 10,000 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है बॉडी का, 10,000 ओम है। यानी कि मेरी बॉडी कितना रोक पा रही है, 10,000 तक रोक पा रही है। व्हाट वुड बी द करंट दैट फ्लोज इन योर बॉडी। ठीक है, आपकी बॉडी में कितना ज्यादा करंट फ्लो कर रहा होगा जब आप किसी टर्मिनल यानी कि 12 वोल्ट के टर्मिनल की बैटरी को क्या करो, टच करो। आपने किया भी होगा, जो 12 वोल्ट की नीली वाली बैटरी आती है उसको आपने टंग से लगाया भी होगा या आपने टच भी किया होगा, तो आपकी बॉडी में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है देखते हैं। चलिए, तो पहले हम सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, गिवन लिखेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्या लिखेंगे हम, गिवन लिखेंगे। तो हमें क्या रेजिस्टेंस दिख रखा है, 10,000 ओम रेजिस्टेंस दिख रखा है। कितना दिख रखा है, 10,000 ओम रेजिस्टेंस दिख रखा है। हाँ, और हमें क्या दिख रखा है, 12 वोल्ट की बैटरी दिख रखी है, यानी कि वोल्टेज दिख रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दिख रखा है। ठीक है, इसके अलावा क्या पूछ रहा है हमसे, करंट पूछ रहा है सर। क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है। ठीक है, तो याद करिए ओम्स लॉ क्या बोलता है, फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर। सर सही बात है सर, क्या निकालना है, आई निकालना है, तो हम क्या करेंगे, V को उधर ही रख लेंगे, V बाई आर कर देंगे। वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है, और कितना यहाँ पर है, 10,000 है। तो यहाँ पर क्या मुझे सॉल्व करने की जरूरत है सर, मैं तो नहीं करने वाला। ठीक है, आपको करना कर लो। ये 10 की पावर 4 है यहाँ पर, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, क्या बन जाएगा, 12 इंटू 10 की पावर 4। सही बात है, 12 इंटू 10 की पावर -4 सर, सही बात एकदम। 12 तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1.2 इंटू 10 की पावर -3। क्या हो गई, 1.2 इंटू 10 की पावर -6। सर एम्पियर और एम्पियर क्या, एम्पियर, क्योंकि करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो अब एक चीज आपको समझ में आई कि हमारे रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि हमें करंट तो पता ही नहीं चले, 10 की पावर -3 आ रहा है। समझ में आया, इस चक्कर में करंट पता नहीं चलता। लेकिन जीप से क्यों पता चलता है उस समय, क्योंकि टंग के अंदर क्या होती है, सलाइवा होती है, और सलाइवा के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कुछ। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा देते हैं। ये समझ में आया कि अब क्यों हुआ, क्योंकि हमें तब क्यों लगती है और अब क्यों नहीं लग रही है। ठीक है, इसको नोट करेंगे, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज कंपेयर्ड विद दोज ऑफ प्योर मेटल्स फ्रॉम व्हिच दे हैव बीन फॉर्म्ड। यानी कि रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है या क्या कंपैरिजन हम कर सकते हैं जब हमने प्योर मेटल की रेजिस्टिविटी देखी और हमने उसकी मेटल की रेजिस्टिविटी देखी जिसको हमने बनाया है, किसी प्योर मेटल से बनाया। मतलब समझिएगा क्या हुआ यहाँ पर, देखिए
आपके पास एक सैंपल ए है, ठीक है, सैंपल ए है जो कि क्या है, प्योर है, और एक है सैंपल बी, ठीक है, क्या है यहाँ पे सैंपल बी, ये क्या है, इम्प्योर है। इम्प्योर मतलब ये किसी दो प्योर मेटल से मिलकर बनाया गया, क्या किससे बनाया गया, ये बनाया गया प्योर ए से, प्योर मेटल ए से और प्योर मेटल बी से, ठीक है। तो अब इसके और इसकी रेजिस्टिविटी में हमें फर्क दिख रहा है, तो हम इसका सीधा सीधा देखो, हमने याद किया होगा या पता होगा कि जब हम किसी चीज को मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करने के बाद फर्क पड़ता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि जब आप सिंपल पानी को उबालते हो तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके उबलता है, लेकिन जब आप दूध को उबालते हो तो वो कम पे जाके थोड़ा वो उससे देर में उबलता है। इसका जब आप मिक्स करके उबालते हो तो थोड़ा सा कम पे जाके उबलता है, ठीक है। उसमें चाय पत्ती है, ये सारी चीजें मिला देते हैं, तो अलग अलग टेम्परेचर पे सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या कहने का मतलब है कि रेजिस्टिविटी जो एलॉय की है वो क्या कंपैरिजन दिखा रही है प्योर मेटल से जिससे वो बनी थी, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअल में, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय वो हमेशा हायर रहती है रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल से, ठीक है। प्योर चीजों में रेजिस्टिविटी जो है वो आपको कम देखने के लिए मिलेगी और वहीं पर एलॉयज में आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। मतलब सर कि अगर मैं एक आयरन का टुकड़ा लेता हूं तो उसमें मेरे को रेजिस्टिविटी कम देखने के लिए मिलेगी। रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है सर, रेजिस्टिविटी का मतलब होता है बेटा कैपेसिटी ऑफ एंट्रैपिंग इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की क्षमता होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की क्षमता होती है। तो प्योर मेटल के अंदर ये एंट्रैपिंग क्या होती है, कम होती है, और वहीं पे एलॉयज के अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है। हमने निक्रोम के लिए भी तो पढ़ा था कि निक्रोम जो होता है वो बहुत अच्छा एलॉय है, एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो एक एलॉय है, वो कितनी दो मेटल से मिलकर के बना हुआ है, और वहीं पे प्योर मेटल की बात किया जाए तो वो क्या कर पाती है, कम कर पाती है, ठीक है। तो इसको आंसर में लिख लेंगे कि रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज ऑलवेज लेस देन द सॉरी ऑलवेज हायर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल, ठीक है। इसके लिए इतना ही आंसर है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको नहीं लिखनी है, सिर्फ समझाने के लिए था। किसके लिए था, ओनली फॉर एक्सप्लेनिंग, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें लिखनी नहीं है, ओनली फॉर एक्सप्लेनिंग था ये, ठीक है। तो ये आंसर है हमारा, ठीक है। इसको नोट करेंगे, इसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन, एक वीआई ग्राफ आपको देख रखा है किसी निक्रोम वायर का। तो देखिए अभी हमने जस्ट निक्रोम बोला था और अगला क्वेश्चन हमारा निक्रोम का ही आता है। तो यहाँ पे क्या, निक्रोम वायर आपको एक ग्राफ देख रखा है निक्रोम वायर का, और वो आपसे पूछना चाह रहा है कि आपको इस ग्राफ से क्या समझना है। इसके अलावा एक लेवल सर्किट डायग्राम भी आपसे पूछ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि ग्राफ क्या रहा है। तो देखिए ग्राफ में हमें दो चीजें दिखाई दे रही हैं, एक बी दिखाई दे रहा है, एक आई दिखाई दे रहा है, एक पोटेंशियल दिखाई दे रहा है और एक करंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमें याद होगा कि वी आई ग्राफ हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। अब मैं रेजिस्टेंस को ढंग से देखूं तो मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं कैसा बन रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं कैसा बन रहा है कि V जो है वो I के प्रोपोर्शनल में आ रही है सारी, ठीक है। V और I के प्रोपोर्शनल में आ रही है। तो मैं इस फ्रॉम दिस ग्राफ में अगर इसका सॉल्यूशन लिखना चाहूं तो फ्रॉम दिस ग्राफ अगर मैं इस ग्राफ से कुछ समझना चाहूं तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि V जो है वो I के प्रोपोर्शनल है, यानी कि V बढ़ता जा रहा है और I भी बढ़ता जा रहा है। V जितना बढ़ा उतना ही I बढ़ा, V जितना बढ़ा उतना ही I बढ़ा। मतलब कि जितना जैसे जैसे V बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारा करंट बढ़ता जा रहा है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पर पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, करंट के प्रोपोर्शनल हो गया। दैट मींस इट ओबेज, ये क्या कर रहा है, ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है। क्या कर रहा है, ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है। अब ये ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, तो अगर मैं इस ग्राफ से क्या बनाना चाहूँ, एक सर्किट डायग्राम बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ सर। क्योंकि देखो कैसे, अब मैं इसको लेता हूँ सिर्फ इस वाले पार्ट को, तो करंट मेरा कितना देकर रखा है 0.4 एम्पियर, क्योंकि हमें एम्पियर में लिखते हैं। वोल्ट कितना देकर, सॉरी 1 बताते भी नहीं है बच्चे, ठीक है। और वोल्टेज कितना देकर रखा है 0.4, तो वोल्टेज कितना हो गया 0.4 वोल्ट, ठीक है। अगर मैं इससे R निकालना चाहूँ, रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ, तो क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है, V इक्वल्स टू IR होता है हमारे पास। तो R इक्वल्स टू क्या हो गया, V बाय I। क्या हो गया, V बाय I, ठीक है। तो V कितना है हमारा 0.4 और I कितना है 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो कितना आ गया 4 ओम आ गया। कितना आ गया
4 ओम आ गया, यानी कि रेजिस्टेंस मेरे पास कितना होगा हर बार 4 ओम ही होगा। नहीं समझ में आया, चलो देखते हैं। अगर सर 4 पक्का है, नहीं चलो देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कितना है हमारे पास आई कितना है इधर, आई है हमारे पास 0.2 एम्पियर। ठीक है, कितना है 0.2 एम्पियर, और वोल्टेज कितना है 0.8, कितना है 0.8। अगर मैं आर निकालना चाहूँ इधर से भी V बाई आई के बराबर, तो V कितना हो जाएगा 0.8, और चार्ज कितना हो गया, करंट कितना हो गया 0.2, इससे कैंसिल आउट 8/2 यानी कि 4 रेजिस्टेंस निकल के आ गया। यानी कि हर बार हमारा कितना निकल के आएगा 4 ओम रजिस्टर निकल के आएगा। तो अगर मैं इसका एक लेवल सर्किट डायग्राम बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, ये हमारा 4 ओम का रजिस्टर हो गया, ये एक बैटरी से कनेक्ट है, और बैटरी कितने वोल्टेज की है, आप यहाँ पे 0.4 मान सकते हो, कितने की 0.4 की मान सकते हो। कितना करंट जा रहा होगा इसके अंदर 0.1 जा रहा होगा, और रजिस्टर कितना होगा, रजिस्टर होगा सर 4 ओम का होगा, कितना होगा 4 ओम का। तो ये हमारा क्या बन गए, सर्किट डायग्राम बन गया फ्रॉम दिस ग्राफ, सर्किट डायग्राम। ठीक है, ये क्या बन गया अपना एक सर्किट डायग्राम बन गया। समझ में आया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने ये बोला कि आपको एक वीआई ग्राफ देख रखा है, और बस वीआई ग्राफ से क्या समझते हो। तो पहले मैंने एक चीज नोटिस की कि वीआई ग्राफ से समझते क्या है। वीआई ग्राफ जब भी हमें देख रखा होता है तो उससे क्या निकलता है, रेजिस्टेंस निकलता है। क्या निकलता है, रेजिस्टेंस निकलता है। तो देख लेते हैं एक बारी, जितना हमारा इधर पोटेंशियल बढ़ा उतना करंट बढ़ेगा, जैसे यहाँ पोटेंशियल बढ़ा वैसे करंट बढ़ा, पोटेंशियल बढ़ा करंट बढ़ा। क्या ऐसा कभी हुआ कि यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ रहा हो और यहाँ पे करंट घट गया, नहीं हुआ था ऐसा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे करंट बढ़ता जा रहा है। तो इससे मेरे को ये समझ में आया कि पोटेंशियल क्या है यहाँ पे ग्राफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये मेरे को समझ में आ गया कि ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, कुछ तो IR बना रहा है, सही है। ठीक है, तो अगर मैं इस उसको लॉ को एप्लीकेबल करता हूं तो फॉर्मूला मेरा है V टू आई आर। तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकालूंगा, रेजिस्टेंस क्या होगा V अपॉन आई होगा। V कितना है 0.4, आई कितना है 0.1, इससे कैंसिल आउट किया 4 ओम बन गया। यहाँ पर भी अगर मैं सेम देखूं तो 0.8 0.2 4 ओम बन गया। समझ में आया इतना हमें कि क्या होता है कि पूरा बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर हुआ। ठीक है, अगर क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए इसको नोट कर और फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो आपका अगला क्वेश्चन आज का, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर जिसकी लेंथ 12 है और क्रॉस सेक्शन एरिया आपको देख रखा है इतना। रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल आपको ये देख रखा है। तो क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस पूछ। फिर से लिखेंगे भाई गिवन वाला फॉर्मूला। आपको बस एक चीज याद रखनी है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से देखेंगे। तो गिवन कितना है, हमें लेंथ देख रखी है 2 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना देख रखा है 1.55 × 10⁻⁶ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा रेजिस्टिविटी कितनी देके रखी है, यानी रो देके रखी है आपको, यानी लेटा हुआ ई देकर रखा है 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। इसके अलावा आपसे पूछ कर रहा है रेजिस्टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है। गिवन में नहीं लिखेंगे इसको। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है R = रो L/A। ठीक है, हमें यहाँ से क्या निकालना है, रेजिस्टेंस ही निकालना। तो रेजिस्टेंस = रो कितना है हमें 2.8 × 10⁻⁸ इंटू लेंथ कितनी है 2 है सर। इसके अलावा एरिया कितना देख रखा है 1.55 × 10⁻⁶ कितना देख रहा है 1.55 × 10⁻⁶। इसको सॉल्व आउट करेंगे, ये ऊपर लेकर के जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.8 × 10⁻⁸ + 6, क्योंकि पावर ऊपर जा रही है, इंटू 2 अपॉन 1.55। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.8 × 10⁻⁻2 इंटू 2 अपॉन 1.55। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते ही 28 × 2 दैट इज 56। ठीक है, कितना हो जाएगा 5.6 × 10⁻⁻2 अपॉन 1.55। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद जो इसका आंसर आएगा वही क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस होगा। लेकिन याद रखेंगे रेजिस्टेंस को आप किसमें बंद करेंगे, रेजिस्टेंस को आप एक बॉक्स में बंद करके आंसर करेंगे, यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें देख रखा है, एक वायर है द रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम। एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस कितना है 16 ओम है। इफ इट इज मेल्टेड, अगर वो मेल्ट कर दी गई और ड्रॉन इनटू अ वायर, मतलब उसको दूसरी वायर में कन्वर्ट किया गया ऑफ हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी कि नई वायर की लेंथ क्या है पुरानी वाली से आधी। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, नई वायर का रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, और परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की में परसेंटेज चेंज भी आपको देखना है।
इसके अलावा मैं इसको और ऐड कर देता हूं, क्या लिख देते हैं, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी ऑल्सो। ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी और आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑल्सो। ठीक है, तो अब आप समझिएगा पहले क्या बोल रहा है कि आपको गिवन वगैरह बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। इफ इट इज मेल्टेड, उसको क्या किया गया, मेल्ट किया गया है। अगर मेल्ट किया गया है दैट मीन्स इफ मेल्टेड, तो क्या मतलब होता है मेल्टेड का, कि वॉल्यूम क्या है हमारी, सेम है। वॉल्यूम क्या रखी जाएगी, सेम रखी जाएगी। यानी कि एक वायर जिसकी लेंथ L है, इसको वायर को क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करने के बाद इसको हाफ लेंथ में यानी कि L/2 वाली लेंथ में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अब एक बात बताइए, जितनी पतली है वायर उतनी ज्यादा ही मोटी हो चुकी होगी। क्या हो चुकी होगी, उतनी ज्यादा मोटी हो चुकी होगी, क्योंकि भाई हमें तो वॉल्यूम तो सेम रखनी है। तो ये क्या हो गई होगी, मोटी हो गई होगी। ये क्या है, पतली है। समझना, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मैं A मानूं तो क्या होगा, होगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डबल। क्या हो गया होगा, डबल, क्योंकि देखो लेंथ हाफ हो गई तो एरिया क्या हो गया होगा, डबल, क्योंकि हमें वॉल्यूम सेम रखनी है। नहीं समझना है तो ऐसे कर लेते हैं, वॉल्यूम क्या है, सेम है, तो इसकी और इसकी वॉल्यूम क्या है, सेम है। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया हर एक का, और लेंथ पूरा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, दोनों क्या रखने हैं, इक्वल रखने हैं। इसका एरिया और लेंथ हमने AL रखा, इसका लेंथ हमें पता है लेकिन एरिया नहीं पता। तो एरिया के लिए A' इंटू L/2, यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू A। ठीक है, A' हमें निकालना है, समझना, A' इज इक्वल टू A इंटू L अपॉन L इंटू 2। इससे कैंसल आउट क्या हो गया, 2 एरिया, यानी कि कितना हो गया, दुगना एरिया हो गया। कितना हो गया, दुगना एरिया हो गया। ये समझ में आ गया। अब भैया साफ सीधी बात है, अगर लेंथ को आप आधा कर दोगे तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, नए वायर का। तो अगर मैं पुराना वाला इस्तेमाल करना चाहूं मेथड, तो वो भी कर सकता हूं, और इसके डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू रो L/A। तो अब एक चीज समझिएगा कि रेजिस्टिविटी, यहाँ पर रेजिस्टिविटी क्या होगी सर, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। क्या होगी, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। रेजिस्टिविटी क्यों सेम रहेगी, क्योंकि वो किसकी प्रॉपर्टी है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। यानी कि रेजिस्टिविटी अगर मैं देखूं बिफोर एंड आफ्टर क्या होगी, सेम रहेगी। बिफोर एंड आफ्टर रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड A। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड A। ठीक है, चलिए, तो पहली वायर को मैंने R1 मान लिया, दूसरी वायर को मैंने R2 मान लिया। पहली वायर को मैंने L1, दूसरी वायर को L2, पहली वायर को A1, दूसरी वायर को A2। ये होता है हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, R1 कितना था, R था, R' निकालना है हमें नया वाला। L कितना है, स्टार्टिंग लेंथ L है। ठीक है, और नई लेंथ L/2 कितनी है, L/2। ठीक है, इंटू एरिया पहला वाला A है, कितना है, A है, और नया वाला एरिया कितना है, एरिया 2A है। कितना है, 2A। ठीक है, इससे कैंसल आउट, हाँ इससे ये कैंसल आउट। तो R' इज इक्वल्स टू R/4। R' इज इक्वल्स टू R/4, यानी कि नया रेजिस्टेंस कितना होगा, चौथाई कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, चौथाई कम हो जाएगा। यानी कि आपको देखो, याद करो हमने क्या बोला था कि रेजिस्टेंस किस पे इफेक्ट करता है, एरिया पे इफेक्ट करता है। जितना ज्यादा चौड़ा कंडक्टर होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा, जितना ज्यादा चौड़ा कंडक्टर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए क्या मिल गई, खूब सारी जगह मिल गई। क्या मिल गई, खूब सारी जगह मिल गई, और इधर जगह कम है। समझ में आया। तो रेजिस्टेंस हमारा निकल गया R/4। ठीक, अब इसको नोट करेंगे और इसको ढंग से नोट करिएगा लिख करके। उसके बाद अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ठीक है, करिए। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन हमारा आधा हुआ था, अभी इसको हम पूरा करते हैं। तो क्या है कि हमारा वायर का रेजिस्टेंस हमने 16 ओम देकर रखा है, तो नई वायर का रेजिस्टेंस पूछा है। तो R' हमने नई वायर का रेजिस्टेंस ले लिया, पुरानी वाली वायर का हमने R/4 निकाला। तो नई पुरानी वाली वायर का 16, इससे कैंसिल आउट किया 4। तो कितना रह गया हमारे पास, R' 4 ओम रह गया। यानी कि नई वाली वायर का कितना रेजिस्टेंस निकला है, 4 ओम निकला है। अभी हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज भी निकालना है सर। क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है R माइनस R' अपॉन R इंटू 100। ठीक है, तो R कितना है, 16 माइनस 4 नया वाला R। ठीक है, अपॉन 16 इंटू 100। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 12 रह जाएगा, 12 अपॉन 16 इंटू 100। ठीक है, 4 3 12, 4 4 16, इससे कैंसिल आउट किया कितना, 25। ठीक है, तो कितना हो गया, 75%। यानी कि 75% जो है परसेंटेज चेंज आई है, और 75% चेंज हुआ है क्योंकि नया वाला, पुराना वाला कितना था, 16 था, नया वाला कितना है, 4 है। तो परसेंटेज चेंज कितना है, 75%। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, हमारा
हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस 5 ओम है, मतलब कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना 5 ओम है, और उस वायर को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा हर पार्ट का? मतलब समझते, ये हमारी वायर है जिसका 5 ओम हमें क्या मिलकर रखा है? रेजिस्टर मिलकर रखा है। इस वायर के हमने कितने पीस कर दिए? इस वायर के हमने 4 पीस कर दिए। ठीक है, कैसे कर दिए? 4 पीस हो गए। तो हर एक वायर का क्या होगा? हर एक वायर का पर्टिकुलर आपको क्या निकालना है? वो निकालना, रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखो, याद करो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो L बाय ए। क्या होता है? R इक्वल्स टू रो L बाय ए, जिसमें रो क्या हो जाएगी सर? रो कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्या लिख सकता हूं मैं? ड्यू टू मटेरियल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इस चक्कर में ये तो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। अच्छा, एरिया क्या हो जाएगा सर? एरिया भी यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। एरिया क्या कांस्टेंट हो जाएगा सर? हमने इसको चौड़ा नहीं किया, ना इसको पतला किया, ना इसको मेल्ट किया। ठीक है, तो वो तो सेम रहेगा। तो एरिया भी क्या है? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ड्यू टू ओनली कटिंग। ठीक है, कटिंग हुई है, इसकी क्या हुई है? कटिंग हुई है। ठीक है, अब इसके बाद लेंथ क्या होगी? ये चेंज होगी। लेंथ क्या होगी? चेंज होगी, क्योंकि हमने इसको 4 पीसों में बांटा है। ठीक है, तो याद करो, अभी हमने कांस्टेंट वाला साइन बताया था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि R चेंज होगा सर, L चेंज होगा तो R भी चेंज होगा। ठीक है, सही बात है। अब मैंने लेंथ को क्या किया? 4 इक्वल पार्ट्स में वो कर लिया, डिवाइड कर लिया। यानी कि L को अगर मैं 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, तो हर एक की लेंथ क्या होगी सर? L बाय 4 होगी। क्या होगी? हर एक की लेंथ L बाय 4 होगी। सही बात है। ठीक है, तो R बाय R डैश। ठीक है, एक का निकाल लो, सबको निकाल लो, बात एक ही है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये भी चेंज हो रही है, L बाय 4 आया ना, क्योंकि नई वाली कितनी है? L बाय 4 और पुराने वाली कितनी है? L है। ठीक है, L से L कैंसिल आउट, R इज इक्वल्स टू R डैश इज इक्वल्स टू R बाय 4। इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर रखते हैं, तो R बाय 4 हो गया। और पुराना वाला रेजिस्टेंस कितना है? 5 है, तो 5 बाय 4 यानी कि 1.25 ओम। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे R डैश इज इक्वल्स टू 1.25 ओम। ठीक, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। याद रखिए, तो इसका भी रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1.25 ओम हो गया। इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1.25 ओम हो गया। इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1.25 ओम हो गया। और इसका भी कितना हो गया? 1.25 ओम हो गया। मतलब समझ में आया आपको क्या हुआ इसमें? तो देखो, दोबारा बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है आया तो। कि आपके पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना देकर रखा है? 5 ओम देकर रखा है। अगर आप उसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर लेते हो, तो नए वाले हर पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो ठीक है, 5 ओम का रेजिस्टर है मेरे पास, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया मैंने। ठीक, तो मेरे को याद कराओ कि रो क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, R इक्वल्स टू रो L बाय ए। इसमें रो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, हमने मटेरियल से चेंज किया नहीं है, तो ये तो चेंज होने नहीं वाला। ठीक है, दूसरा होता है एरिया। अब हमने इसको बीच में से काटा है ना, कि ऐसे लेंथ वाइज नहीं काटा हमने, ऐसे काटा है, एरिया वाइज काटा है, ब्रेथ वाइज काटा है। तो यहाँ पर हमारा एरिया भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जब एरिया कांस्टेंट रहेगा, तो एरिया से भी हमें छेड़खानी नहीं करनी है। अगला तो हमारा लेंथ। लेंथ भाई चेंज हुई है, सही बात है, लेंथ हमारी चेंज हुई, कि उसने बोला 4 इक्वल पार्ट में काटा है। तो अगर मैं एक लेंथ L के 4 इक्वल पार्ट करूंगा, तो हर एक को कितना मिलेगा? L बाय 4 मिलेगा। साफ सीधी बात, कितना मिलेगा? L बाय 4 मिलेगा। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रेजिस्टेंस किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? लेंथ के अकॉर्डिंग। जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितनी लेंथ कम होगी उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R बाय R डैश यानी पुराना वाला अपन नया वाला, L अपन L बाय L डैश यानी पुराना वाला वर्सेस नया वाला। ठीक है, तो R की जगह R रख दिया, R डैश की जगह हमें निकालना है, L की जगह L रख दिया, और L डैश की जगह L बाय 4, क्योंकि नई वाली लेंथ कितनी है? L बाय 4 है। अगर मैं एक का निकाल लूँ तो सबका निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। R डैश इज इक्वल्स टू L से लेके कैंसिल आउट, इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके गए, R डैश इज इक्वल्स टू R बाय 4, और R कितना था हमारा? 5 ओम था, तो 5 बाय 4 1.25 ओम निकल गया। ये समझ में आ गया हमें। अब ये समझ में आ गया, तो फिर अगले 2 क्वेश्चन रह गए हमारे पास, बहुत ईजी क्वेश्चन है वो भी, तो ऐसे इनको करते रहे, आगे चलते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन, विद द गिवन ग्राफ ऑफ वी आई, आपको यहाँ पर गलत दिख रहा है, आई वी ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रखा है? वी आई ग्राफ, सॉरी, यहाँ पे वी आई ग्राफ आपको दिख रखा है। ठीक है, तो वी आई ग्राफ आपको दिख रखा है, इसमें 3 सैंपल दिए गए निक्रोम वायर के, जिनकी रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है, R1 R2 R3 है। तो इनमें से कौन सा ठीक है? क्या तीनों इक्वल हैं? क्या तीनों एक दूसरे से बड़े हैं? क्या तीनों एक दूसरे से छोटे हैं? ये सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो समझने वाली चीज है वो क्या है? आपको ग्राफ देखना है। यहाँ पर वाई एक्सिस में क्या है? आई है, और एक्स एक्सिस में क्या है? बी है। अगर सर आपको याद आ रहा हो थोड़ा बहुत, तो हमें क्या पढ़ के रखा है? वी आई ग्राफ। क्या हमने पढ़ के रखा है? वी आई ग्राफ।
तो अगर VI ग्राफ अगर हमें देकर रखा होता है तो वो हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। तो यानी कि VI ग्राफ का मतलब क्या सर कि V जो होगा वो किस में होगा, आपका Y एक्सिस में, किसमें होगा, Y एक्सिस में, और I किस में होगा X एक्सिस में। तो क्या यहाँ पर आपको Y एक्सिस में V दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा सर, X एक्सिस में दिखाई दे रहा है। क्या आपको करंट Y एक्सिस में दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि ये दोनों उल्टे हैं। क्या है, ये दोनों उल्टे हैं। अगर आप IV ग्राफ देख कर रखा हो तो क्या करोगे सर, IV ग्राफ देख कर रखा हो, दैट मीन्स इट इज 1/r देखा है। तो समझ नहीं आ रहा कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। याद करो वो फॉर्मूला V/IR वाला, ठीक है। तो V/IR में अगर मैं देखूं तो R/V/I बनता था। क्या बनता था, V/I बनता था। यानी कि V किस में होना चाहिए, Y एक्सिस में, और R किस में, I किस में होना चाहिए, X एक्सिस में। तो क्या यहाँ पर R/V/I है, नहीं सर I/V है। क्या है यहाँ पर, I/V। यानी कि इसको मैं इनवर्स कर दूं, यानी कि इसको मैं इनवर्स कर दूं, कर दिया। तो अब जब इसको इनवर्स कर दिया तो ये भी इनवर्स हो जाएगा, यानी 1/R बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1/R बन जाएगा। यानी कि मेरे को एक चीज समझ में आई कि यहाँ पर मैं जो कंडीशन निकालूंगा वो 1/R की निकलेगी। किसकी निकलेगी, 1/R की निकलेगी। सर सही बात है, ठीक। अब इस ग्राफ को समझने के लिए मेरे को क्या समझना पड़ेगा, इनका थीटा समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, इनका थीटा समझना पड़ेगा। तो R3 के लिए थीटा आप 1 मान लो, इसके लिए थीटा 2 मान लो, इसके लिए थीटा 3 मान लो, या आपको उल्टा करना है उल्टा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 1 कर लो इसको, ठीक। अच्छा, अब हमें पता है कि इसका थीटा कम, इसका थीटा इससे ज्यादा, इसका थीटा इससे ज्यादा। सही बात है, इसका थीटा सबसे कम, इसका थीटा इससे ज्यादा, इसका थीटा इससे ज्यादा। और एक इसमें होते हैं सर, सब के सब किसमें होते हैं, साइन में होते हैं। किसमें होते हैं, जब इनका आंसर निकालता हूँ साइन में होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें याद क्या करना है कि थीटा ज्यादा तो आपका रेजिस्टेंस भी ज्यादा। यानी कि क्या लिखेंगे हम, थीटा ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, ठीक है। क्या है, थीटा ज्यादा और रेजिस्टेंस भी ज्यादा। यानी कि R3 सबसे कम होगा, R2 फिर उससे कम होगा, फिर R1 कम होगा। सही बात है। अगर मैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखूं, थीटा के अकॉर्डिंग देखूं, तो R3 सबसे कम, ठीक है। सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, R3 सबसे कम, R2 उससे कम, और R1 सबसे ज्यादा। सही बात, मतलब R3 सबसे कम, फिर R2, फिर R1, ठीक है। R1 सबसे ज्यादा हो गया ये, लेकिन किसके अकॉर्डिंग है, ये अकॉर्डिंग टू थीटा है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू थीटा है। यानी कि मेरे को R3 R2 R1 की वैल्यू पता चल गई। यानी R3 सबसे कम हो जाएगा, R2 उससे ज्यादा होगा, R1 सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला, ये IV का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, IV का ग्राफ है। और IV का ग्राफ हमेशा उल्टा चलता है। यानी कि R3 सबसे कम है तो क्या हो गया, सबसे ज्यादा हो गया। फिर इसके बाद R2 और सबसे लास्ट R1। यानी कि सर यहाँ समझ में एक चीज आई है, अगर I/V का ग्राफ दिख रखा तो 1/R करेंगे। सर सही बात है, 1/R करेंगे। अगर 1/R करेंगे, अगर 1/R की वैल्यू बढ़ रही है, किसकी वैल्यू बढ़ रही है, 1/R की वैल्यू बढ़ रही है, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू सबसे कम R3 के लिए, यानी कि 1/R की वैल्यू सबसे ज्यादा। थीटा की वैल्यू R2 के लिए उससे ज्यादा है, यानी R2 की वैल्यू उसके लिए कम हो गई। और थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए, R1 के लिए, तो ये क्या होगा, सबसे कम होगा। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो क्या है, R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3 इज ग्रेटर देन R2 एंड R2 इज ग्रेटर देन R1। समझ में आया क्वेश्चन कैसे है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। क्या है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसको अच्छी तरह से समझ लें। इस वीडियो को दोबारा से, इस वाले शॉर्ट को दोबारा से एक बार रीटेक कर लें, इसको आप समझ में आ जाए, ठीक है। इसको नोट करने के बाद हम एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आपको करना है, जो कि हम करा भी चुके हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो उसके जैसा ही है, ठीक है। उस क्वेश्चन को देते हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके करेंगे, कमेंट करके आंसर देंगे उसका, और फिर इसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन क्या, हाउ वुड रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इफेक्टेड इफ वायर इज स्ट्रेच्ड टू द डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। अगर आपने लेंथ की वायर को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया, वायर की लेंथ को आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया है, दुगना कर दिया है, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। इसका आप आंसर कमेंट में लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। और आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। इसके बाद आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और आपकी हीटिंग इफेक्ट, जो भी टॉपिक्स रह गई हैं उन सबको हम अगली वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट्स के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।